जो मैं ज़बान से अपने आप को कहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मेरी बॉडी और अनकॉन्शियस माइंड मुझे वैसा बनाने में लग जाता है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि अगर एक इंसान जो है वो बगैर सवाल किए काम करता है तो उस पे उसका मतलब होता है काम अब उसी ने करना है। जैसे हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है कि अगर किसी ने चाय बना ली और वो चाय सबको अच्छी लग गई जी तो इसका मतलब ये है कि अब हमेशा चाय वही बनाए। वी सी लव एज ए वियर्ड थिंग। हम आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज में एक्सप्रेसिव थे। हमारे यहाँ तो मतलब बाउंड्री का तो मतलब ये होता है कि रिश्तेदारियां खत्म कर दो, कतई ताल्लुकी कर दो, और पता नहीं बाउंड्री सेट करने वाले लोग हैं तो भाई ये तो बहुत ही जो है वो अजीब होंगे। हेल्दी बाउंड्रीज के लिए आपने हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप को सेट करना है कि पहले सबसे आप जब मैरिज लाइफ में आ गए हैं तो अब सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी बीवी है, ये मेरा हस्बैंड है, उसके बाद मेरे वालिदैन हैं, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, औलाद है, उसके बाद मेरे बहन भाई हैं, उसके बाद रिश्तेदार हैं और इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। आज हमारी जो गुफ्तगू है उसका मौजू है एज ग्रुप 28 से 35। जिस तरह के हम लेके जा रहे हैं अपने इस सेशन को कंटेंट वाइज के पहले हमने बॉडी को देखा, आज इंशाल्लाह हमारी एपिसोड है माइंड के हवाले से। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं फसिया आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। और आज हम दोनों का जो मौजू है वो है हार्ट और हार्ट की सेहत, जो कि किसी भी मैरिड कपल के लिए किस तरीके से बरकरार रखनी है, किस तरीके से उसको देखना है, किस तरीके से उस पर काम करना है। इंशाल्लाह आज के दिन हम इस चीज़ को देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हर इंसान की इमोशनल नीड्स उसको ड्राइव करती हैं, और जब हम बात करते हैं इस्लामिक साइकोलॉजी की तो आपका हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड नॉट जस्ट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। यह आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने में भी मदद देता है। जब हम बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, तो हमारी जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन जब हम बालिग और आकिल हो जाते हैं तो अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आज इसी ज़िम्मेदारी को ओन करते हुए कि हम अपने आप को हील करने के लिए, जिस तरह हम कहते हैं कि इस्लामिक पैराडाइम में हीलिंग रिलेशनशिप जो है वो प्रोवाइड करती है, तो उस नज़र से हम इस पूरी एपिसोड को समझने की कोशिश करेंगे और आपके जो भी सवालात हों हम तक ज़रूर भेजिएगा। तो नुमान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे बहुत ज़रूरी, जो कि बहुत ज़्यादा मैरिड कपल्स में हम देखते हैं कि 30s के बाद आदमी हो या औरत, हस्बैंड हो या वाइफ, उनके अंदर एक डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। सेल्फ निग्लेशन जो है वो शुरू कर देते हैं, खुद को निग्लेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ में एक बोरियत, जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं, वो फील करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये सब क्यों है, क्या है, इसको हम कैसे देखें? प्राइमरी रीज़न जो बेसिकली होती है वो ये है कि इंसान क्या करता है, सारी ज़िंदगी कोशिश करता है कि वो बिल्ड अप करे अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को और अपने गिरदोनवा को, और सडनली वो एक दिन उठता है और उसको फील होता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम वाइल बिल्डिंग एवरीथिंग एल्स दे माइट हैव स्टॉप्ड बिल्डिंग देमसेल्व्स। सो वो उनको लगता है कि हमारी लाइफ स्टक हो गई है and I am not even taking care of myself or not achieving my personal goals. So उसके personal goals उसको लगता है कि वो काफ़ी पीछे रह गए हैं और दुनियावी तौर पे बाकी सब चीज़ें जो हैं उसके रिलेशन में वो सारी उसने अचीव करना शुरू कर दी या मे बी वो ही प्रोग्रेसिंग इन दैट मैटर बट नॉट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स देयर इनर सेल्फ। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से लोग जो हैं अभी ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है उसमें एकदम से माइंड नेगेटिव हो जाता है और फिर वो सोचना शुरू कर देते हैं कि हाउ वी कैन अचीव आवर इनर गोल्स, एंड देन फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, फिर स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर अटैच्ड। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और फिर सारा मलबा जो है वो कहाँ आता है, वो फिर आपकी मैरिड लाइफ की सबसे पहले अफेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सामने नज़र आ रही होती है चीज़, वो भी आपके बच्चे, आपकी बीवी या आपकी जो स्पाउस है, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की तरफ ये सोच आ जाती है। सो आपको नज़र आ रहे होते हैं अपने घर वाले डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, फिर उसके बाद अपने वालिदैन, फिर उसके बाद अपने बहन भाई। तो आपको लगता है कि शायद ये सब मिल के जो है ना आपको रोके हुए हैं टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स योर मेन ऑब्जेक्टिव और योर गोल्स इन योर लाइफ।
सो दैट इज इसी या दैट्स ट्रू। बिल्कुल, और इसी तरह हम देखते हैं ख़वातीन में भी और आदमियों में भी, अब तो आदमियों में भी मी टाइम का कल्चर जो है वो आना शुरू हो गया है। हम्म तो ख़वातीन में इस चीज़ को जो है वो उजागर करने की कोशिश भी करनी पड़ी ना, क्योंकि होता ये है कि आपकी एक तो आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ-साथ, क्योंकि हम कहते हैं ना आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चों के होते हैं, हम्म ऐसा नहीं है। इस एज ग्रुप के आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, आपकी अनमेट नीड्स होती हैं, जो कि हम्म मतलब जो 20 साल की उम्र में ख्वाब देखा होता है एक लड़के ने और एक हम्म लड़की ने, और जब हम पहुँच जाते हैं 35 साल की उम्र में, तो हम देखते हैं यार वो तो कुछ और ही था। वो तो हम्म मैं था ही नहीं। ये जो मैं हम्म अब जी रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था। मैं तो ऐसे बदल गया हूँ, मैं तो ऐसे वो रहा ही नहीं। तो ऐसे ही है वो जो पहली चीज़ इम्पैक्ट करती है, फिर फैमिली और घर वाले। ऐसे ही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो टाइम आपका है, उसी को ओनरशिप देना हम्म शुरू करें। कोई अलग से घंटे नहीं आएँगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ हम्म कि हमें लोग कहते हैं ना यार इसके लिए ज़िंदगी में ना वक़्त निकालेंगे, हॉबीज़ हम्म हॉबीज़ हम्म फुलफ़िल करेंगे, कोई काम करेंगे। देखिए, ये एक बड़ी रीज़न है कि इसी वजह से आजकल अगर आप सुना हो सोशल मीडिया पे वर्क लाइफ बैलेंस और प्रायोरिटी सेटिंग्स, गोल सेटिंग्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ आवर पीपल हु आर इन देयर मिड 30s और 30s, दे आर लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कि इनकी अगली लाइफ कहाँ जानी है। तो जो कोचेज़ हैं या लाइफ कोचिंग है या ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये सारे इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हाउ टू रीडायरेक्ट देमसेल्व्स टुवर्ड्स देयर लाइफ गोल्स and how they can balance in terms of their relationship priorities as well as their personal priorities। तो उसको मैनेज करने के लिए खुद पे काम करना पड़ता है और खुद के साथ साथ अपने जो गिरदनवा के लोग हैं उनके साथ एक रिलेशन और हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं। और इसीलिए ये हेल्दी बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर देयर इज़ अ बैलेंस इन योर माइंड एज वेल एज टूवर्ड्स योर हार्ट। तो आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, जो हार्ट से रेलेवेंट है और जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो कि आपकी थिंकिंग से रेलेवेंट है, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जिस तरह आपने 2 चीज़ें यहाँ पे ज़िक्र हुई, हुँ, एक तो पर्सनल लाइफ़ और दूसरा बाउंड्री सेटिंग। यस। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ को तो हम देखेंगे, लेकिन पहले जो ये वाली चीज़ है ना कि इसको रिज़ॉल्व करते हैं कि मुझे एक चीज़ बताएँ। हुँ, अब आप जो हैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और आपका हुँ, एक पूरा कॉर्पोरेट का पूरा एक निज़ाम है। अब आप जी, देखते हैं लोगों को रियल लाइफ़ में, और हुँ, एज़ ए कोच भी आप उनको डील कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो अब मुझे एक चीज़ कन्फर्म करें, क्या ऐसा है कि अगर एक आदमी के हुँ। बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी हॉबीज़ और अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकता? इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारी जो बॉडी है या हमारा जो हार्ट है वो उस चीज़ को लेके तो हमें बिल्कुल उस तरफ ले जाएगा, शायद उस डिप्रेशन में ले जाएगा जो कि एंड पे मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इन द ऑपोज़िट अगेन जैसा हम कहते हैं कि योर वर्ड्स आर डायरेक्ट सजेशंस टू योर सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, जिसको असल में अनकॉन्शियस माइंड के लिए जो आपके वर्ड्स हैं वो आपकी डायरेक्ट सजेशन होती हैं। इसको मैं अगर थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूँ तो वो इस तरीके से है, जो मैं ज़ुबान से अपने आप को कहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मेरी बॉडी और अनकॉन्शियस माइंड मुझे वैसा बनाने में लग जाता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड कि पहले मैंने अपने आप को ये सजेशन देनी है कि मेरी जो चीज़ें हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, आई कैन अचीव दोज़। आई जस्ट नीड टू रीअलाइन माई सेल्फ इन माई स्केड्यूल, इन माई रिलेशनशिप्स, इन माई हेल्दी बाउंड्रीज़ टुवर्ड्स अदर्स। तो उसको जब मैं अचीव कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, एक प्रायोरिटी सेट करूँगा और मैं अपना एक स्केड्यूल बनाऊँगा। अब मेरे बीवी-बच्चे हैं, मेरी माँ-बाप हैं या मेरे जो रिश्तेदार हैं, उन सबको मैंने किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से कितना टाइम मैंने अपनी जो सेल्फ अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए लगाना है। अच्छा, उसमें मी टाइम का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आया है, लेकिन वो मी टाइम का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा बहुत आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है। हमें इसको अगर आइसोलेशन से बचाना है, तो हमें क्या करना है कि डिस्कशन करनी है टुवर्ड्स आवर पीयर्स। जैसे मैं अगर अपनी बीवी से डिस्कस करूँ या मैं अपने स्पाउस से डिस्कस करूँ कि भई मुझे जो है ना ये चीज़ें अचीव करने के लिए मेरी हेल्थ से, फॉर इंस्टेंस अगर मेरी हॉबीज़ हैं कि मैंने क्रिकेट खेलनी है या मैंने जो है वो जिम करना है या मैंने जो है एक्सरसाइज़ करनी है, वर्कआउट करना है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मैंने उसको अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में अलाइन करवाना है अपने पीयर्स के साथ भी कि भई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू रियली help me achieve those goals, it will help me to be with you for a longer time, maybe for my health purposes or for my overall grooming purposes। तो उससे क्या होगा कि आप जब थोड़ा सा
अपने लोगों से डिस्कस करते हैं अपने पर्सनल गोल्स के बारे में, तो डिस्कस करने से क्या होता है कि लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस उस तरीके से अलाइन होती हैं। व्हेन यू आर नॉट डिस्कसिंग और यू आर नॉट टेलिंग अदर पर्सन दैट दीज आर माय प्राइम ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट आई एम थिंकिंग, तो क्या होता है कि दूसरे लोग फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं और आप उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो दूसरे लोग भी आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझे अंडरस्टैंड करे, तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपनी वाइफ की भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ। हम्म, मुझे चाहिए कि मैं सोचूं कि उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, एंड हाउ आई एम सपोर्टिंग दैट पार्ट टू मेक हर फील सेटिस्फैक्शन और फील अचीविंग समथिंग। तो वो चीज़ सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर मैंने उनकी बिल्ड करनी है, तो मैंने अपनी भी इसी तरीके से बिल्ड करनी है। सो वी राइट। हैव टू वो कहते हैं ना कि ये 2 तस्वीर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आपने सही डायरेक्शन में सही तरीके से जोड़ना है, तभी वो तस्वीर कंप्लीट होती है। बिल्कुल। सो आपने यानी वो जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड आउट करके और उनके ऊपर एक दूसरे को अलाइन करना होता यानी है। कि हम ये बात समझते हैं कि हुँ, मियाँ हो या बीवी हो, बच्चे हुँ, हों या आपकी पूरी एक फैमिली है, तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप अपने गोल्स फुलफिल नहीं कर सकते। अगर हुँ, आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, आप तब भी अपने गोल्स, अपनी हॉबीज़ को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ये जो मी टाइम का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो भी टाइम अल्लाह ने आपको लोग दिए हैं और उनके साथ आपको वक़्त दिया है, वो आपका ही है। उसको मैनेज इस तरीके से करना है कि वो टाइम आप सबके लिए टाइम फुल ये कंटेंटमेंट का टाइम बने, एक ऐसा टाइम हो जो कि आप सबको फुली मुकम्मल तौर पे इत्मीनान दे। और हुँ, वही बात कि जब एक बीवी अपने शौहर को उसके ड्रीम्स अचीव करने में सपोर्ट करती है और एक शौहर अपनी बीवी के ड्रीम्स को फुलफिल करने में सपोर्ट करता है, तो उससे जो आपकी फैमिली कल्चर है, जो फैमिली लाइफ है, वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि मियाँ और बीवी रहना इन्होंने साथ ही होता है, ठीक है? चाहे वो हँसी-खुशी रहते हैं या लड़के रहते हैं। अब जब आपने एक-दूसरे के साथ एक इतने लंबे इतनी दिहाइयाँ गुज़ारनी है, सो व्हाई नॉट यू गाइज़ सपोर्ट ईच अदर कि आप एक-दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुज़ार लें। टाइम तो गुज़रना ही होता है। वही बात है जो हमारे बड़े जो है ना, वो बड़ी अच्छी बातें करते थे। तो जब नई-नई शादी होती है और आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो यूजुअली हमारे यहाँ तो बहुत अजीब-अजीब जो है वो मशवरे दिए जाते हैं। लेकिन मुझे एक सियाने ने ये मशवरा दिया कि देखो बेटा, तुमने काम तो करना ही है, तुमने खाना भी बनाना है, तुमने सब कुछ करना है, तो तुम खुश होके क्यों ना करो? यानी कि अगर तुमने एक काम करना ही है, तुमने एक ज़िम्मेदारी निभानी ही है, तो खुश होके करो। यानी कि अगर आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ फुलफ़िल करनी ही हैं, एक शौहर ने सुबह उठना है, एक आदमी ने कमाने जाना है, रास्ते में ट्रैफ़िक देखनी है, लोगों से मिलना है, फिर घर आना है। जब एक काम आपने करना ही है, तो क्यों ना आप उसको पूरी ओनरशिप के साथ करें, हुँ, खुश होके हुँ, करें। और ऐसे ही अगर एक वाइफ़ को सुबह उठना है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है और काम मुकम्मल करना है, अपना पूरा दिन गुज़ारना है, तो व्हाई नॉट उसको खुशी से किया जाए। हाँ, लेकिन एक-दूसरे का ख़्याल रखना ज़रूरी है, ये नहीं कि सामने वाला अगर बर्दाश्त कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो बर्डन हुँ, ज़्यादा कर दिया जाए, क्योंकि हुँ, हमारे यहाँ एक फैमिली कल्चर भी तो है ना, कि हुँ, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली कल्चर है हुँ, एशियन कंट्रीज़ में। हुँ, और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि अगर एक इंसान जो है वो बगैर सवाल किए काम करता है, हुँ, तो हुँ, उसपे उसका मतलब होता है काम अब उसी ने करना है। जैसे हमारे यहाँ एक मशहूर हुँ, कहावत है कि अगर किसी ने चाय बना ली और वो हुँ। चाय सबको अच्छी लग गई, जी, जी, तो जी। इसका मतलब ये है कि अब हमेशा चाय वही बनाएगा। हाँ, जिसका बड़ा एक मशहूर माक़ूला है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, ठीक है? ऐसा ही। तो ये कल्चर बिल्कुल हमारे इधर गिरदो-नवाह में मौजूद है। इसको देखें, इसको नेगेटिवली अगर हम लेंगे, अगेन बात यही है कि अगर मैं हर चीज़ को अपने ऊपर नेगेटिव तौर पे सवार कर लूँगा, तो उसका मतलब ये है, इसके पीछे एक जो मेजर रीज़न है ना, वो ये है कि मैंने अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर दिया। rather than to speak out towards my own personal और राइट्स। जो पर्सनल राइट्स मैं आपको कह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप हर चीज़ को मिनोअन तस्लीम करते जाएंगे लोगों की, तो आपकी बकेट फिल होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम आ गया कि वो बकेट जो है उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन आपको ये आदत नहीं है कि आप अगली चीज़ को डिनाई कर सकें या आप अगली चीज़ को हेल्दी तरीके से या एक खुश अखलाकी के तरीके से उसको डिनाई कर सकें कि माय बकेट इज़ ऑलरेडी अच्छा, फिल ये और मैं उसको मज़ीद फिल नहीं करना चाह रहा। अब जैसे अब आपने हुँ, ये बात की, हुँ, अब मुझे टेक्निकली बताएँ कि हुँ, एक बीवी
शौहर को ये बात किस तरह से बताए कि उसको बुरा ना लगे। अब देखें, एक हम्म आदमी की साइकोलॉजी है, ठीक है, हम्म अब खवातीन की अपनी साइकोलॉजी है। खवातीन तो बस हर चीज बताना चाहती हैं, और वो ये नहीं कि वो बिला वजह बता रही होती हैं। हमारी सोसाइटी में खवातीन बहुत ओवरबर्डन है, राइट ठीक है। अब अगर एक खातून अपने शौहर को बताना चाहती है कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ या मेरे ऊपर काम का ओवरलोड है, वो किस तरीके से अपना वो मैसेज जो है वो आगे डिलीवर करे, और आदमियों को उसको किस माइंड से सुनना चाहिए। कि हमारे यहाँ एक कल्चर भी है, और ये बड़ी एक हम कहते हुए भी हम कहते हैं सॉरी टू से कल्चर है। सॉरी टू से हमारे यहाँ होता ये है कि एक आदमी जो है, बीवी तो नई नई आती है लाइफ में, फैमिली तो एग्जिस्ट कर रही होती है शुरू से, तो अब एक औरत के ऊपर का काम का लोड है भी, ठीक है, और वो उसने पहले नहीं किया हुआ या पहले किया हुआ भी है, लेकिन उस पे काम का लोड है और वो महसूस करती है। अब जब वो डिलीवर करती है तो आदमी कहते हैं नहीं यार ये क्या बात हुई, ये तो मतलब गलत हो गया। तो ये औरत किस तरह डिलीवर करे, आदमी किस तरह परसीव करे, यानी कि बीवी और शौहर किस तरह करें। जो आखिरी बात की है कि औरत किस तरह डिलीवर करे और आदमी किस तरह परसीव करे, तो इसी से अगर मैं इसको आगे थोड़ा लेके चलूँ तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ औरत को ही हमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि उसने किस तरीके से अपना मैसेज डिलीवर करना है। हमें ये भी समझाने की ज़रूरत है कि मर्द को किस तरीके से अपनी स्पाउस की बात को अंडरस्टैंड करना है, और वाइस वर्सा। इसी तरीके से औरत को भी किस तरीके से दूसरे की बात, अपने हस्बैंड की बात सुननी है, और मर्द को किस तरीके से अपनी वाइफ को, अपने मसाइल को डिस्कस करना है, जो डे टू डे रूटीन में हर बंदा फेस कर रहा होता है, मर्द हो या औरत हो, दोनों फेस कर रहे होते हैं। और एक असल मसला हमें जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो कम्युनिकेशन इज़ अ मीडियम वे द वे यू डिलीवर द मैसेज। कम्युनिकेशन सिर्फ ज़ुबान से बोलते रहने का या किसी लैंग्वेज को डिलीवर करने का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन है अपने असल पैगाम को दूसरे तक पहुंचाने का। वो ज़ुबान से बोल के हो, वो एक्सप्रेशन से हो, वो किसी और मीडियम के थ्रू हो, जब आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है तो आप अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें मर्द की भी ज़िम्मेदारी है, इसमें औरत की भी ज़िम्मेदारी है। दोनों में से कोई एक भी इससे मावरा नहीं है, मतलब उससे दे आर नॉट एन एक्सेप्शन इन दैट मैटर। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले कि मेरा जो स्पाउस है वो मर्द है। अगर बीवी है तो वो उसके लिए मर्द है, और मर्द के लिए ऑब्वियसली वो उसकी बीवी है। सो स्पाउस की जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है और स्टेट है, उसको पहले रियलाइज़ करें। फॉर इंस्टेंस इसका मतलब ये है कि अगर इंसान बाहर की हसल-बसल से होके या अपने काम की हसल-बसल से होके घर वापस आया है, तो उस टाइम पे उसकी इमोशनल स्टेट बहुत वल्नरेबल होती है, और उस टाइम पे अगर हम उसको अपना मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे, तो दैट इज़ द वीकेस्ट पॉइंट जहाँ पे आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो औरत को ये अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको स्ट्रेस फ्री माइंडसेट के साथ होना चाहिए। अपने मर्द मेक श्योर करे कि जब वो अपना ऐसा मैसेज डिलीवर करना चाह रही है जिसके थ्रू एक मर्द जिसको मे बी एक्सेप्ट ना करे या उस टाइम पे ट्रिगर हो जाए या उस टाइम पे उसको, तो उसको मेक श्योर करना है कि ही इज़ इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड वेयर ही इज़ रिलैक्स्ड, ही इज़ हैविंग पॉजिटिव थॉट्स, और उस टाइम पे आप अपना मैसेज डिलीवर करें कि मेरे साथ ये मामला चल रहे हैं एंड आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड, आई नीड सम टाइम आउट, आई नीड योर हेल्प, एंड आस्क फॉर हेल्प, रादर देन सेइंग कि भाई तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, तुमने वो नहीं किया। अब हमारा क्या होता है मसला बेसिकली कि व्हाट वी इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम अवेयर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, वी स्टार्ट कर्सिंग अदर पर्सन कि तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, ठीक है। तो ये नहीं किया कि बजाय अगर कहें कि अगर हम इस तरह कर लें, या मैं ये चाहती हूँ, या मैंने अपने मसाइल को या अपनी बकेट को थोड़ा सा लूजन करना है, और उसके अंदर से जो ओवरवेल्म हो चुकी हूँ मैं उसको थोड़ा सा बर्डन डाउन करना है, तो उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अचीव इट। सो इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। यहाँ पे अब आप अगर इसको दूसरे तरीके से शुरू कर देंगे, अगेन द कर्सिंग वे, then the results will be totally different, and the situation and the emotional state is the primary factors where you will be able to deliver the message or you will not be able to deliver the message. So आपको अंडरस्टैंड करना है दूसरे की इमोशनल स्टेट को। आप बीवी की इमोशनल स्टेट को भी अंडरस्टैंड करें। अब आप घर आए हैं, आते साथ ही वो खाना बना के, बच्चों को देख के, बच्चों का स्कूलिंग करके, सुबह शाम उनके मसाइल को बच्चों के साथ देख के वो ओवरवेल्म हुई हुई है, और उसी टाइम आते साथ ही अगर आप
अपनी बीवी को ये बताना शुरू कर देंगे कि तुमने ये नहीं किया या मेरी ये मसाइल थे, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे जो है ना सुकून चाहिए तो मुझे तुमने ये नहीं करके दिया। अब अगर आप इस तरह उसको भी आते साथ ही बैश और एकदम से रैपिड फायर शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि उसकी भी जो इमोशनल स्टेट वल्नरेबल हुई हुई है इस टाइम पे, तो वल्नरेबिलिटी इज़ वेरी वेरी मच क्रूशियल द पॉइंट हो क्रूशियल जाता पॉइंट, है हाँ, टू जहाँ पे बोथ। आपको जो है ना चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल। सो इस पर्सपेक्टिव से लेकिन मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा क्योंकि बीइंग अ वाइफ एंड बीइंग अ फीमेल, you also have as a coaching perspective, as a trainer, uh, how to understand and realize or to deliver a message। तो आप ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से एक औरत को अपने हस्बैंड को ये मैसेज डिलीवर करना चाहिए, और क्या आपको लगता है जो इमोशनल स्टेट है और बाकी चीज़ें हैं वो इसी तरह मैटर करती हैं? सो प्लीज़ गिव अस अ हाँ, ट्रेनर्स मैं पर्सपेक्टिव। या हाँ, ट्रेनर्स पर्सपेक्टिव तो देखिए, ट्रेनर्स पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज द नेचुरल पर्सपेक्टिव, राइट? अदरवाइज वी कांट बी द ट्रेनर्स। हम्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि देखें, अब इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पे हस्बैंड भी जो है वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ सोसाइटी इस वक्त एक म्यूचुअल अब्यूजिव रिलेशनशिप में जा चुकी हुई है। हम्म यानी कि उसको ताव आता है, उसको गुस्सा आता है, हम्म दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो बिटर हो जाते हैं। लेकिन अगर देखने की बात देखें तो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिसकी हम्म वजह से वो दोनों चाहते हैं कि यार हमें सुने। तो हम्म पहली चीज तो ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में अनसेट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम बताते नहीं है एक दूसरे को कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आऊँ तो तुम ये सुनो, और वो हम ये बताते नहीं है कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करो। तो कम्युनिकेशन इज द लिटरल की। आपको अपने स्पाउस को बताना जरूर चाहिए कि मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखता हूँ, हम्म क्योंकि हमारे यहाँ ना हम वी सी लव एज ए वियर्ड थिंग। हम आपस में मियाँ बीवी की हम्म मोहब्बत को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज में एक्सप्रेसिव थे, यानी कि वो चीजें हमें करके दिखाई गई ताकि आगे आने वाले जो मुसलमान मियाँ और बीवी या हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में इस मामले में पीछे ना हटें, बल्कि एक दूसरे से एक्सप्रेस करें। एक दूसरे की पसंद नापसंद का पता जरूर होना चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना कि मुझे ये एक्सपेक्टेशंस हैं जरूर होनी चाहिए। और फिर ये कि वी नीड टू कीप अवर लैंग्वेज वेरी क्लीन। जब मैं कहती हूँ ना लैंग्वेज क्लीन रखना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सारे मीठे अल्फाज ही बोल रहे हैं, नहीं। हमें सीधी बात करनी है। उस सीधी बात में ना गुस्सा होता है, ना मैनिपुलेशन होती है, ना कर्सिंग होती है, यानी कि ताने देना नहीं होता, क्योंकि मोमिन तान नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन तान नहीं करता, ताना नहीं देता। ऐसे ही है। और हमारी ज़बान भी जो होती है ना, क्योंकि देखें एक हदीस मुबारका है जिसको हम लोग बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसको खुद भी सोचिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से हर कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद नहीं करता। बेशक ऐसे ही। और तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। बेशक ऐसे ही है। है ना? अब वो हम दूसरे मुसलमान के लिए घर से बाहर समझते हैं। ये दूसरा मुसलमान ना हमेशा घर के दरवाजे के बाहर ही होता है। ये दूसरा मुसलमान घर में नहीं होता हमारी नज़र में। बिल्कुल ये सही। बीवी नहीं होती, ये शौहर नहीं होता, ये बच्चे नहीं होते। नहीं, तो ज़बरदस्त। हमें अपनी ज़बान और अपने हाथ से अपने जो मुसलमान हमारे घर में रहते हैं ना, उनको भी महफूज रखना है। तो वो जो क्लीन लैंग्वेज है ना, वो यही है कि हमारी बात से कोई हर्ट ना हो, हमारा बच्चा हर्ट ना हो, हमारा स्पाउस हर्ट ना हो, हमारे इर्द गिर्द के लोग हर्ट ना हो। तो दिस इज समथिंग विच इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड के अपने ज़बान और हाथ को बड़ा महफूज रखने की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ एक जो लैक है इस वक्त सोसाइटी में, हमें ये बात भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मर्द और औरत की, हस्बैंड और वाइफ की, दोनों की डिफरेंट लव लैंग्वेज होती है। हर इंसान की लव लैंग्वेज डिफरेंट है। अब लव लैंग्वेज क्या होती है? हस्बैंड के लिए ये है कि भाई वो खाना टाइम पे प्रोवाइड करता है, रेंट पे करता है, कार संभल करता है, बाइक सेट करवाता है, बच्चों की फीसेस पे करता है, खाने के लिए ग्रॉसरी पे खर्च करता है, बीवी बच्चों के लिए शॉप करता है, कमाता है, पैसे बनाता है, लेकिन अपने पे खर्च नहीं करता, घर वालों पे खर्च करता है। ये एक उसकी लव लैंग्वेज है। औरतों की लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ हम खाना वक्त पे बनाती हैं, हमें लगता है कि शायद ये बता रहा है कि हमें बहुत प्यार है और हमें बहुत अटेंशन है। हम कपड़े धो रही हैं, दिस इज़ समथिंग, हमें लगता है कि दिस इज़ और लव लैंग्वेज। सुबह नाश्ते में हर एक के पराठे पे मुख्तलिफ ऑयल लगा होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हर कोई मुख्तलिफ मिजाज का है। हर एक के अंडे में नमक मिर्च डिफरेंट होती है। दिस इज़ द लव लैंग्वेज जो औरतों की है।
ऐसे ही हम औरतों को यही लगता है कि इफ वी आर डूइंग सो वी आर सही गिविंग आवर बेस्ट, सही क्योंकि दिस इज द लैंग्वेज हम्म वी शो लव। और ये हर एक की मुख्तलिफ है, आदमी की अलग है, राइट औरत राइट की अलग है। राइट अब आदमियों के लिए क्या है जो वो परसीव करते हैं वो हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो आदमियों को पता होता है ना कि वो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। लेकिन फॉर अ वुमेन वी नीड एक्सप्रेशन, हमें जबान से भी चाहिए। खुद राइट हम अपने एक्शन से करती हैं, लेकिन रिस्पॉन्स हमें जबान से चाहिए होता है। और राइट आदमियों के लिए क्या ऐसे होता है? ऐसे ही आदमियों की जो लव लैंग्वेज होती है ना, व्हाट दे बिलीव, व्हाट दे डू, दे रियली वांट टू सेटिस्फाई द अदर पर्सन बाय केयरिंग फॉर देम। ठीक है, आदमी के अंदर एक नेचुरल अल्लाह ताला ने जो रखी हुई एज ए कवाम, कि वो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत केयरिंग होता है, और वो चाहता है कि उनकी नीड्स को फुलफ़िल करे। और उस नीड के अंदर उनकी जो है वो खाने की, जैसे हम बताया, ग्रॉसरी भी करता है, वो शॉपिंग भी करता है, वो घर के जो मामलात हैं उनको भी देखता है। तो हमारा बेसिकली ये पर्पस होता है एज़ ए हस्बैंड या एज़ ए फादर, कि हम देखें कि बच्चों की ज़रूरियात क्या हैं और उनको फुलफ़िल करें। जब उनको फुलफ़िल करते हैं तो हमें फुलफ़िलमेंट फ़ील होती है, एंड वी रियली ट्राई टू शो आवर लव। अगर आपने देखा हो कि बहुत से फादर या बहुत से जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ्स के साथ उनकी हर चीज़ को अचीव करने के लिए लग जाते हैं। और आजकल तो ये भी मामलात हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि ये हलाल तरीके से कर रहे हैं या हराम तरीके से कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट्स, वो ख्वाहिशात और वो जो नीड्स हैं, जो बेशक हलाल हैं या हराम हैं, वो को उसमें लग जाते हैं। सो व्हेन दे फुलफ़िल देयर नीड्स, व्हेन दे फुलफ़िल देयर ख्वाहिशात, तो उससे क्या होता है कि इंटरनल सैटिस्फैक्शन होती है, और उनको अपनी जो आप कह लें लव लैंग्वेज है ना, उसकी फुलफ़िलमेंट फ़ील होती है। हम्म। सो इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को और मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो हलाल और हराम की तमीज़ करे, क्योंकि अगर वो अपने बीवी और अपने बच्चों की तरफ उस तरीके से उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने में लग जाता है, तो वो एट टाइम्स भूल जाता है कि वो हलाल तरीके से कर रहा है या हराम तरीके से कर रहा है। बिल्कुल। और इस हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट यहीं पे अल्लाह ताला ने मर्दों को दिया है। ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी है एज़ ए कवाम कि वो मेक श्योर करें कि वो हर उस चीज़ को फुलफ़िल करें जो कि अल्लाह की तरफ से हलाल है और अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई गुंजाइश रखी है। तो इसमें बिल्कुल। सिर्फ़ ये एक बाउंड्री थोड़ी-सी मर्दों के लिए बड़ी ज़रूरी है कि उस चीज़ को मेक श्योर करें, पॉज़िटिवली करें। अगर अब ये आपसे नहीं हो पा रही या कोई चीज़ आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह से खैर माँगे। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहि सलाम की दुआ है कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि अल्लाह मैं उसी चीज़ का आपसे माँगता हूँ, वो चीज़ ही माँगता हूँ जो कि मेरे लिए खैर है, तो मैं खैर का फ़कीर हूँ। बिल्कुल। तो खैर वाली बात जो है ना वो होनी चाहिए। बाकी अगेन fulfilling the requirements and expectations of their kids and their spouses is the love language of a बिल्कुल। husband or a father. और बिल्कुल यहाँ पे एक मतलब लम्हा फ़िक्रिया भी है इस चीज़ को सोचते हुए कि Hmm. हमारे यहाँ इंसान, हम चाहते हैं बहुत करप्शन है, लोग Hmm. जो हैं वो रिश्वत खाते हैं, लोग हरामखोरी करते हैं, ऐसे नाजायज़ तरीके से माल हड़प करते हैं। तो अगर हम देखें तो उसके पीछे कोई ना कोई फ़र्द होता है जो अपने घर वालों पे ही सारा कुछ स्पेंड कर देता है, और ये भी सोचता नहीं है कि वो जो माल मैं खर्च कर रहा हूँ वो मेरे जो अपनी औलाद है उसके गोश्त पोस्ट में हराम चीज़ ऐड कर रही है। ऐसे ही है। तो इतनी दूरअंदेशी हर मर्द और औरत में होनी चाहिए कि अगर हम हराम तरीके से हराम हम्म, लुक़्मा अपनी औलाद को देंगे, तो वो आगे जाके हमारे लिए कभी भी सदका जारिया नहीं बनेगा। बेशक। ये टोटल लॉस हो जाएगा हियर एंड हियर आफ्टर। हम्म, तो बहुत कीमती बात। हम्म, अच्छा, इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए अगर देखें तो अम, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने पहले एक चीज़ का ज़िक्र किया वो था हम्म, हेल्दी बाउंड्री। हम्म, अच्छा, अब हमारे यहाँ तो मतलब बाउंड्री का तो मतलब ये होता है कि रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर दो, क़त्अ ताल्लुक़ ही कर दो, और हम्म, पता नहीं बाउंड्री सेट करने वाले लोग हैं तो भई ये हम्म, तो बहुत ही जो हैं वो अजीब होंगे। तो मैं हमेशा, हालाँकि हम ये बात कहते हैं कि बाउंड्री इज़ हम्म, टू ब्यूटीफाई द रिलेशनशिप्स, यस। नॉट टू डिस्ट्रक्ट द रिलेशनशिप्स। अब जब बाउंड्री आती है तो अब यहाँ पे हम स्पाउस की बात कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, बच्चों की बात कर रहे हैं। तो क्या मियाँ बीवी में भी बाउंड्रीज होती हैं? जो हमारे यहाँ एक बहुत कल्चर है कि मियाँ बीवी में भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाउंड्री सेटिंग के लिए आपको पहले क्या अंडरस्टैंड करना है, पहले ना हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करनी है।
जो हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप है ना, उसमें सबसे पहला जो रिलेशन अल्लाह ताला ने बिल्ड किया वो हस्बैंड और वाइफ का है, राइट? उसके बाद उन हज़रत आदम और हज़रत हव्वा एक मियाँ बीवी के तौर पे इस दुनिया में आए। उसके बाद वो माँ-बाप बने और उसके बाद फिर बहन-भाई उनके और डिफरेंट रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हुए। तो यही तरीक़ेकार है बाउंड्री सेटिंग का भी, कि सबसे पहले आपको आदम को ये रियलाइज़ करना है कि वो अब उसकी पर्सनल ज़िम्मेदारियाँ टुवर्ड्स अल्लाह ताला क्या हैं। तो जब अल्लाह ताला की तरफ जो ज़िम्मेदारियाँ वो अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसी के अंदर वो अपनी गोल्स को और अपनी ख्वाहिशात को जो है वो फिक्स इन करे, रादर दैन कि अपनी हर उल्टी-सीधी ख्वाहिश को जो है ना वो समझे कि इसके लिए मैंने अपनी बाउंड्री सेटअप करनी है। तो बाउंड्री सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है क्या वो अल्लाह ताला की जो गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इंसान के ऊपर, उनके अंदर फ़ॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अल्लाह ताला को और उसकी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामने रखना है। उसके बाद आप देखें अपनी वाइफ़ के साथ बाउंड्री क्या सेट कर सकते हैं। जब आप अपनी वाइफ़ और मतलब स्पाउस आपस में एक-दूसरे के लिए लिबास के तौर पे हैं, तो उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं होती। तो उसमें बाउंड्रीज़ सेट करना, मेरा नहीं ख़्याल कोई सेन बंदा जो है ना वो अपनी बीवी के साथ भी बाउंड्री सेट करेगा। बाउंड्री सेट करना उसमें ये हो सकता है कि सिर्फ़ आप एक-दूसरे की रियलाइज़ेशन जो उसकी पर्सनल नीड्स हैं उनको इग्नोर ना कर रहे हों, ठीक है? मेक श्योर कि कहाँ किसी टाइम पे अगर मेरी बीवी मेरी पर्सनल नीड्स को नीड्स की बात है, ज़रूरियात और उसमें ख्वाहिशात आप नहीं बीच में डाल सकते, ठीक है? सो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी ज़रूरियात हैं, उनके अंदर अगर कोई चीज़ अगर मिस आउट हो रही है, तो अपनी बीवी से बात करें, उससे रियलाइज़ करवाएँ कि भई ये चीज़ मेरी जो है ना मेरी हेल्थ के लिए, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, मेरी इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, सो प्लीज़ मुझे हेल्प करें इसके ऊपर। हुँ। और ये बाउंड्री सेटअप करना नहीं है, ये इट्स जस्ट लाइक इट्स अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है? एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए सपोर्ट है और वाइफ़ अपनी हस्बैंड के लिए सपोर्ट है। उसके बाद जब सेकेंडरी रिलेशंस आ जाते हैं, जिसमें अब वालिदैन, हालाँकि हमें इसमें ये हमारी दीन सिखाता है कि वालदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 दर्जे है, उसके बाद बाप की है, उसके बाद फिर बाकी रिश्तेदारों की है। तो ये हस्बैंड के लिए उसके वालिदैन की तरफ है और वाइफ़ के लिए उसके वालिदैन की तरफ है। तो इसमें आपने ये बाउंड्री जो सेटअप करनी है, उसमें रियलाइज़ करना है कि औरत मेरे वालिदैन के लिए वो 3 दर्जा नहीं है उसके लिए, जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दर्जा का हक है तुम्हारी माँ पे, वो मेरे लिए है ना। तो मुझे अपने माँ को और बाप को उस तरीके से रियलाइज़ उनकी खिदमत करनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है और उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना है। और मैंने ये मेक श्योर करना है कि ये चीज़ मेरे फैमिली को भी रियलाइज़ हो, मेरी वाइफ़ को भी रियलाइज़ेशन हो कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उस ज़ुमरे में आके फुलफ़िल करती रहे। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ के लिए आपने हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स को सेट करना है कि पहले सबसे आप जब मैरिज लाइफ़ में आ गए हैं, तो अब सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी बीवी है या मेरा हस्बैंड है। उसके बाद मेरे वालिदैन हैं, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, औलाद है, उसके बाद मेरे बहन-भाई हैं, उसके बाद रिश्तेदार हैं और इस तरह। अगर बिल्कुल। अब आप देखें, अब हमें मसला क्या आता है कि हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये मेरे चाचे, ताए या मेरे खाला, मामू, बाकी जो सेकेंडरी रिलेशनशिप्स हैं, उनको हमने इतना ज़्यादा ज़ोन इन किया होता है कि वो वालिदैन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी हमें फ़ील करा रहे होते हैं, अपनी औलाद से भी ज़्यादा फ़ील करा रहे होते हैं और उनकी बात हम इस तरीके से सुनना शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से हमें अपने वालिदैन की या अपनी बीवी की या अपने शौहर की बात सुनना चाहिए। सो और बाउंड्री हस्बैंड सेटिंग। एंड वाइफ तो फिर एक दूसरे को कल्प्रिट लगते हैं ना, मतलब या तो वाइफ हुँ, जो है वो इतना ज़्यादा जो है अपने घर वालों या हुँ, रिश्तेदारों या अपने दूर-दराज के जानने वालों से इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उस बात को हुँ, अपना शौहर जो है वो एक क्रिमिनल लग रहा होता है और शौहर कभी-कभी ऐसे ही। इतना ज़्यादा जो है वो बातों में जो है वो गुम हो जाता है कि उसको हुँ। लगता है कि शायद मेरी बीवी ही एक दुनिया में सबसे गलत चीज़ जो है वो फिट होगी है घर के अंदर। देखिए, जब आप ये हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप समझ जाएँगे ना, तो आप प्रायोरिटी सेटिंग समझ जाएँगे और उस प्रायोरिटी के लिहाज से वो मेरा सर्कल, जो पहला मेरा सर्कल है, वो मेरी बीवी के साथ है, उस सर्कल के अंदर कोई भी नहीं है। दूसरा सर्कल मेरे वालिदैन के साथ है, फिर मेरे औलाद के साथ है, फिर तो ये बाउंड्री सेटिंग होती है जो आपके आपके जो एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करती है और आपकी बाउंड्रीज़ को और आपकी जो रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करती है। इसमें कहीं पे भी किसी से कतई ताल्लुक ही नहीं होती, लेकिन हर बंदे को उसकी जगह पे रखना है। बिल्कुल। हर रिलेशनशिप को उसकी जगह पे रखना है।
इसमें दोस्त आपके आ जाते हैं, इसमें आपके हैंग आउट, सो जो हैंग दोस्तों के आउट। साथ हैंग आउट हमारे तो यहाँ तो मतलब कहते हैं ना, बीवियां अक्सर ये शिकायत आती है हुँ, कि मेरे साथ वक्त कम स्पेंड होता है लेकिन हुँ। फ्रेंड्स के साथ ज्यादा होता है क्योंकि अच्छा, सारी रात इसमें दोस्तों के बिल्कुल साथ बाहर ये है। पॉइंट अगर मैं आपसे थोड़ा-सा डिस्कस करूँ, उसमें होता क्या है कि मेजरली शादी से पहले मैं अगर 50% टाइम दे रहा हूँ अपने दोस्तों को, 50% टाइम दे रहा हूँ अपने घर वालों को। अब शादी के बाद एक रिलेशनशिप मेरा ऐड हो गया जिसको मुझे अब 50% से ज़्यादा टाइम देना है। टू बिल्ड इट, टू नर्चर इट, टू टेक इट टू द लॉन्गर, मेरे पूरी ज़िंदगी का वो साथी है, तो उसको मैंने अपने साथ लेना है। तो क्या होता है, वो जो टाइम विंडो है ना, वो श्रिंक हो जाती है मेरे दोस्तों के साथ और मेरे घर वालों के साथ। तो फिर क्या होता है कि रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। मेरे घर वालों का रिएक्शन आएगा, अब तो तुम हमें टाइम नहीं देते। मेरे दोस्तों का आएगा कि अब तुम यार तू सानू मिलता ही नहीं है, पता नहीं कित्थे रैंदा है तू, ठीक है, बुढ़ी थल्ले लग गए हैं, वो सारा हाँ, कुछ हो गया। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो दोस्त हैं या जो रिलेशंस हैं, आपके वालिदैन हैं या आपके रिश्तेदार हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि इसके पास एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और इसने उसको टाइम देना है टू नर्चर द रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को मैच्योर करने के लिए इसको टाइम दरकार है। और उसमें होता यही है, जिस तरीके से मैंने एक मिसाल दी थी कि घर बनाते हुए आपको जो है ना पहला साल लगता है उसको ग्रे स्ट्रक्चर बनाने में, दूसरा साल लगता है फिनिशिंग में, तीसरे साल तक वो आपका रेडी हो जाता है रहने के लिए। तो 3 साल 5 साल लगते हैं उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, हस्बैंड और वाइफ को। तो उस टाइम पे हमारे फैमिलीज़ को और हमारी जो रिलेशंस हैं या दोस्त अहबाब हैं, उनको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। Yes, you need more time with your wife, you need more time with your husband, इसके rather लिए than speaking to उसमें ये दोनों तरफ से है। दोस्त का मतलब दोस्तों का होता है कि ये शौहर को लेके भाग जाएँ और घर वालों का होता है कि बस हम अपनी बेटी से ना रोज़ाना बात करते रहें, उसके साथ सारा दिन टाइम मतलब उस सारा-सारा दिन कॉल्स पे लगे रहते हैं, सारा-सारा दिन व्हाट्सएप चल रहा था। तो उससे क्या होता है कि जो मेजर टाइम पोर्शन उसने अपने स्पाउस को या अपने नए रिलेशन को देना था, वो फिर खत्म हो जाता है। और इस वक्त हमारे यहाँ तो ट्रेजेडी है ना ये, कि हुँ, ये बातें ना लड़कों को सिखाई जाती हैं और ना हुँ, लड़कियों को सिखाई जाती है। और जब एब्सोल्युटली। बाद में शादी हो जाती है तो बल्कि बाज़ मुश्किल औक़ात पैदा की लड़के, जाती है, हाँ। बिल्कुल, और बाज़ औक़ात होता ये है कि शादी के बाद लड़के जो होते हैं वो हुँ, या तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हुँ, या कोई बीवी की जो है उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वरना हुँ, कोई फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, या कोई अपनी लाइफ इसी ऐसे मोमेंटम पे गुजारते रहते हैं। और फिर जब हम पहुंचते हैं ना इस एज ग्रुप में जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं यार मैं मिड लाइफ क्राइसिस में हूँ, सब कुछ कर लिया लेकिन खुशी नहीं है। क्योंकि देखें, कुरान में ना जुल्म की एक डेफिनेशन है। हुँ, कुरान की डेफिनेशन के मुताबिक जुल्म है किसी चीज को उसकी सही जगह पे ना रखना। और जब भी आप जुल्म करते हैं ना, आपके अंदर एम्प्टीनेस हो जाती है, ऐसे ही। और वो एम्प्टीनेस आप पे करते हैं, फिर उसकी पे और करते हैं इसके आप उसको। साथ-साथ गिल्ट आ जाता है। देखें, अब बजाए इसके कि वो ये रियलाइज़ करे कि मैं सही कर रहा हूँ और मैं अपनी मनहज पे चल रहा हूँ, अपनी बीवी को टाइम देके, उसके अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि उसने अपने वालिदैन को टाइम कम देना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों को टाइम कम देना शुरू कर दिया, अपने रिश्तेदारों को या कज़न्स को टाइम कम देना शुरू कर दिया। उसके अंदर एक गिल्ट आना शुरू हो जाता है और सोसाइटी इतना ज़्यादा पुश करती है आपको इस तरफ कि आपको लिटरली अच्छे खासे सेन बंदे को भी लगता है कि वो यार गलत कर रहा है शायद। हालाँकि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग पे भी जाते हुए या किसी सफ़र पे भी जाते हुए अपनी फ़ैमिली में से किसी न किसी को साथ रखा होता था। अज़वाज में से किसी न किसी ज़ौजा को साथ रखा होता था और वो उस लम्हे में भी अपनी फ़ैमिली टाइम को लेट गो नहीं करते थे। अब आप ये इस चीज़ से रियलाइज़ करें कि कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली को टाइम देना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए एक जंग पे जा रहे हैं या एक सफ़र पे जा रहे हैं और अपनी अज़वाज में से किसी को साथ लेके ज़रूर जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है कि आफ्टर फैमिली एंड बिफोर फैमिली यू कांट एक्सपेक्ट द सेम टाइम लेवल कि आप इतना ही टाइम मुझे पहले भी दे रहे थे, अब भी आप उतना ही टाइम दें, नहीं तो आप मेरे दोस्त नहीं हैं, नहीं तो आप मेरे बेटे नहीं हैं, नहीं तो आप मेरे कज़न नहीं हैं, नहीं तो आप मेरे भांजे नहीं हैं, भतीजे नहीं हैं। तो बिल्कुल। यू हैव टू रियलाइज़ कि समथिंग वेरी मैसिव हैज़ चेंज्ड इन अदर पर्सन्स लाइफ। एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हैंडल करने के लिए दे नीड मोर टाइम। ये इसी बिल्कुल। तरीके से है जैसे मैं कहूँ कि अब मैंने मास्टर्स कर लिया और अब मैं पीएचडी में जा रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यह पीएचडी का स्टूडेंट बन गया और अब इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
समझ रहे हैं बात को? तो ये तो इसी तरीके से है ना कि आप किसी को बड़े हायर स्टडीज़ के लिए भेज रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो टाइम भी ना दे स्टडीज़ को। अच्छा, हम जॉब के लिए जब ज्वाइन करवाते हैं ना हुँ। लड़कों को, तो उधर बड़ी समझ आती है कि पहले 6 महीने सिर्फ डेडिकेशन से काम करेंगे, हाँ, तुम बेटा तो काम फिर करो, जाके जो मर्ज़ी कर लो, हाँ, तुम सारा-सारा दिन वहाँ रहो, वो सब खुश ठीक होते है? हैं। तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को। हाँ, लेकिन इसी शादी तरीके के से बाद 6 महीने एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो अपना इन्वेस्ट कर दे टाइम और अपनी। जिसके लिए आपने तैयारी भी नहीं करवाई होती। जज़ाकल्लाह खैर नुमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज सुनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की होगी। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि हमारे हर एपिसोड से आप लोग अपने करने के काम ज़रूर अलग कर लें। उन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करें जो आपकी ज़िंदगी में आपको ऐड कर लेनी चाहिए। कौन-सी चीज़ें निकालनी हैं, कौन-सी ऐड करनी है। बचपन में सीखे सारे मैथ से अगर आप सिर्फ़ यही सीख लें ना कि ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ें कांस्टेंट हैं और कौन-सी चीज़ें वेरिएबल्स हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। विद दैट नोट इंशाल्लाह सी यू गाइज़ इंशाल्लाह इन नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम लोग बॉडी को जो है अपना सब्जेक्ट लेंगे व्हेन इट कम्स टू द हस्बैंड एंड वाइफ एंड द मैरिज कपल। सी यू ऑल इंशाल्लाह, दिस इज़ मी फसिया खान साइनिंग आउट। डोंट फॉरगेट टू वॉच ओवर ज़िंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।